So, hello everyone, welcome to my channel. So, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वामिका और वानी का प्राइवेट मोमेंट चल रहा था. So, let's continue from there. वामिका बहुत ही प्यार से वानी के गालों को अपने हाथ में थामती है और उसके माथे पर एक लाइट सा किस करती है. इसके बाद वो उसकी आंखों पर बारी बारी से किस करती है. वो फिर उसके नाक को बहुत प्यार से अपने हाथ से टच करती है और थोड़ी सी स्माइल करती है और उसके नाक पे किस करती है. वामिका के ठंडे ठंडे हाथ जब वामिका के गरम गरम चेहरे पर महसूस होता है ना, तो वो बिल्कुल सिहर सी जाती है. वामिका उसके गालों पर किस करते हुए उसके होठ पर आती है, पर एक लाइट सा किस उसके होठों पर करते हैं. ये महसूस होते ही वानी सिहर जाती है और फिर वामिका उसके होठों को अपने होठों में भर लेती है और धीरे धीरे उसके निचले होठों को शक करने लगती है. अपने एक हाथ से उसके सर के पीछे लगाती है और उसे किस करते हुए अपने हाथ से उसके बंधा हुआ जो बाल होता है ना, उसे खोल देती है, जिससे वानी के लंबे घने रेशमी बाल बिल्कुल लहराने लगते हैं. एंड वामिका अपने हाथों को उसके बालों में फंसाते हुए उसे और भी डीप किस करने लगती है. लगभग 5 मिनट के किस करने के बाद वामिका को एहसास होता है कि वानी उसका साथ नहीं दे रही है. वो धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसके कानों के पास जाकर बोलती है, ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है ना? Why you are not responding? You told that. इतना बोलना ही था कि वानी की आंखों से ना आंसू आ जाते हैं. और जब वामिका ये देखती है ना, उसे पता नहीं बहुत हर्ट होता है. वो बोलती है, आई थिंक मैं आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ. और ये बोलकर वो ना बिल्कुल उठ जाती है और बोलती है, आप जा सकती हैं यहाँ से मिस वानी रॉय. और वानी को ना बिल्कुल सहम जाती है. उसे लगता है कि वामिका डील कैंसिल कर देगी और वो पैसे नहीं देगी और नहीं फिर उसके पापा का जान बचेगा. सो वो वामिका की हाथ पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है. ये सब इतना अचानक हुआ था कि वामिका कुछ समझ ही नहीं पा रही थी. वामिका बिल्कुल शॉक कि अभी अभी क्या हुआ. और वानी बिल्कुल उसके कान में जाकर बोलती है, एक्चुअली वो मुझे किस करने नहीं आता. भाई साहब, वामिका के कान में जब ये वॉइस आता है ना, हाय, वामिका को इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था ना. उसकी आवाज़ जब उसके कानों में पड़ती है, उसको पता नहीं कोई अलग सा ही दुनिया में वो चली जाती है. और उसे ना उसके फेस पे पहली बार बहुत क्यूट सा स्माइल आता है. वामिका के फेस पे बिल्कुल सड़ूसी थी वो, उसको हंसना नहीं आता था कभी. बट जब वानी इतना क्यूट सा रिप्लाई करती है ना, उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है. वामिका कभी इमेजिन ही नहीं कर सकती थी कि ऐसा कोई रिप्लाई आएगा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वो मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पे बैठ जाती है. और वो वानी के बालों में हाथ फेरते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मैं आपको सिखा दूंगी. ये कहकर वामिका उसके होठों को अपने होठों में भर लेती है. इस बार वो उसको होठों को बहुत ही प्यार से सक करती है. वो उसके निचले होठों को अपने होठों में दबाकर सक कर रही थी. वामिका
एक हाथ को उसके बालों में उलझाए हुए दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहलाते हुए उसके होठों पर एक हल्का सा बाइट करती है। अब आप ना अभी यहाँ से धीरे धीरे फामिका का हाथ ना फानी के कपड़ों के अंदर जाने लगता है और कुछ ही पल में दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे। फामिका उसके होठों को लगातार किस किए जा रही थी। इसके साथ ही उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कान पर भी किस करती है। वो फानी के पहले बटन पर किस करती है। इसके साथ ही उसके हाथ फानी की पूरी बॉडी पे तैर रहे थे। आप लोग यहाँ से इमेजिन नहीं कर सकते क्या? स्टोरी यहीं तक रखो क्या? ट्राई करती हूँ मैं। फानी को कंफर्टेबल फील कराते हुए आगे बढ़ती है। इस पल में फामिका को ये पता था कि फानी ये सब पहली बार करी है, इसलिए उसे कंफर्टेबल फील कराना बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे फानी भी उसका साथ देने लगती है। उसे ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन वो भी इस पल को फील कर रही थी। कुछ ही पल में दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। फामिका उस लाइट को डीम करके हल्की लाइट में कन्वर्ट कर देती है। इस वक्त दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और दोनों के बॉडी पर एक ब्लैंकेट लगा हुआ था। लगभग 2 घंटे के बाद फामिका बिल्कुल टायर्ड हो जाती है और बहुत ही प्यार से वानी को हक करके सो जाती है। लगभग 3 घंटे बाद सुबह होती है और फामिका की आइज़ खुलती है और जैसे ही आइज़ खुलती है ना, उसकी बाहों में वानी थी और उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फामिका उठती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं है, तो वो जल्दी से वॉशरूम जाती है, खुद को फ्रेश करती है और कपड़े पहन के आती है और वानी को देखती है। वो ना बिल्कुल इतनी मासूम सी थी ना, वानी का फेस इतना प्यारा और वो इतनी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी ना कि फामिका बस उसमें खो जाती है। वो पागलों की तरह वानी को देख रही थी। फिर अचानक से फ़ोन रिंग होता है, जिससे फामिका का ध्यान हट जाता है। लगभग सुबह के अभी 5:30 बज रहा था और कॉल का रिंग होता है ना, तो फामिका उठाती है और बोलती है, यू वेट, आई एम कमिंग। और इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और वो है और आई डोंट नो, पानी को ना होश ही नहीं आता। शायद वो थक गई थी या फिर वो नींद में ही सो के उस पर बहुत ही प्यार से कंबल उड़ा देते हैं और वो ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। फामिका वहाँ से सीधा हॉस्पिटल आती है और प्राइवेट लिफ्ट के ज़रिए वो फ्लोर नंबर 20 और रूम नंबर 1122 में एंटर करती है। और फामिका का ये अपना प्राइवेट केबिन है। ये फ्लोर एक वीआईपी फ्लोर है। इसमें ज़्यादातर हॉस्पिटल के वीआईपी स्टाफ के केबिन है, जिससे टोटल 6 कमरे हैं। फामिका जैसे ही अपनी केबिन में एंटर करती है, सामने खड़ा है एक लड़की, या वही आप गेस कीजिए कौन होगा? यस, अंश। हाइट 6 फीट, ब्लैक आइज, फेयर स्किन, लाइट ब्राउन हेयर और हाँ, वाइट कोट पहनी है और बाल उसके ना छोटे छोटे, बिल्कुल बॉय कट। मैं अंश की बात करूँ तो अंश उसी हॉस्पिटल में एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है। और अंश मुस्कुराते हुए फामिका की तरफ देखती है और बोलती है, तू तो एक्सपेरिमेंट के लिए गई थी ना, क्या हुआ? बात बनी? तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए ना? फामिका अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के ऊपर हल्की मुस्कान लाती है और अंश से पूछती है, मुझे देखकर तुझे क्या लगता है? खुद ही डिसाइड कर ले। अंश फामिका को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक देखती है।
उसके चेहरे में आज बदलाव नजर आ रहा था। वो कभी भी स्माइल नहीं करती थी, बट आज वामिका के फेस पे स्माइल था। आमतौर पर वामिका गंभीर फेस के साथ ही रहती थी, उसकी फेस पे कभी कभार ही मुस्कान आती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान बिखरी हुई थी, जिसे देखकर अंश सब समझ जाती है और वह खुश होते हुए कहती है, तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? अंश की बात सुनकर वामिका अपने चेहरे के स्माइल को हल्का सा बड़ा करते हुए पलकें झुकाकर जवाब देती है। अंश खुश होते हुए वामिका को कमर से पकड़ लेती है और उसे हग करते हुए खुशी से चिल्लाती है, यस यस ओ गॉड वामिका, तुझे पता नहीं है तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। फाइनली तुझे तेरे सवालों के जवाब मिल गए। फाइनली तुझे तेरी बीमारी का इलाज मिल गया। मैं जानता हूँ तूने इसके लिए कितनी मेहनत की है। आखिरकार तुझे तेरी मेहनत का फल मिल गया। वामिका अपनी कमर से अंश की पकड़ को छुड़ाते हुए मुंह बनाते हुए कहती है, चल चल ज़्यादा खुश मत हो, हमें अभी काम पर लगना है, एक इम्पॉर्टेंट सर्जरी है, उसके लिए चलना होगा। तूने सारी प्रिपरेशन कर ली है ना? अब ना काम की बात सुनकर ना अंश बिल्कुल सड़ा सा मुँह बनाते हुए कहते हैं, अरे बस कर वामिका, कितना काम करेगी? अभी अभी तो एक सर्जरी से आई है और दूसरी सर्जरी के लिए जाना चाहती है। आज इतनी बड़ी खुशखबरी है और उसके बाद भी तुझे काम की पड़ी है। मैंने तो सोचा था तू मेरे साथ क्लब में जाएगी, पब में चलेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी शार्टी देंगे, लेकिन तू तो सिर्फ काम 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 काम। लेकिन एक बात बता वामिका, आगे क्या करना है? तूने कुछ सोचा भी है? ये सुनकर वामिका अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लाई और वो अंश से कहती है, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड एंड यू डोंट वरी। और ये सुनकर अंश हैरान होते हुए पूछती है, तुमने कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला लग रहा है मुझे तो। वामिका फिर से थोड़ी सी स्माइल करती है और बोलती है, दाल पूरा साफ है, सब कुछ साफ है। अब ये सब छोड़, चल हमें सर्जरी करनी है। इधर फानी अब भी गहरी नींद में सो रही थी। सुबह के 10 बज रहे थे। अचानक बालकनी से आती सूरज की तेज रोशनी पर्दों को चीरते हुए सीधा उसके चेहरे पर पड़ी। रोशनी महसूस होते ही फानी ने आंखें मिचमिचाई और कुछ पल बाद उठ गई। फानी ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर पे नहीं है, वह किसी और जगह है। उसे कल रात का पूरा मंजर एक एक पल याद आने लगा। यह याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस वक्त उसे अपने अंदर कुछ पूरी तरह से टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था, जिसे वह बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश कर रही थी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू लगातार टपक रहे थे। वह रोते हुए अपने मन से खुद से कहने लगी, इस एक पल में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। अब तो जीने की कोई वजह ही नहीं। लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे जीना होगा, सिर्फ अपने पापा के लिए। और मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फानी अपने आप से ये बातें तो कह रही थी, हाँ, खुद को दिलासा दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को इस तरह टूटने से रोक नहीं पा रही थी। करीब आधे घंटे तक यूं ही सुबकने के बाद फानी ने अपनी नजरें घुमाकर कमरे में इधर उधर देखा। उसके आसपास इस वक्त कोई नहीं था। वह इस बड़े से कमरे में बिल्कुल अकेली थी।
अचानक वानी की नज़र टेबल पर रखी घड़ी पर पड़ी। सुबह के 10 बज रहे थे। ये देखते ही वानी परेशान हो गई और खुद से बोली, अरे बाप रे, मैं इतनी देर कैसे सो सकती हूँ? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पापा से भी तो मिलना है। ये कहकर वानी जैसे ही बिस्तर से उठने लगी, अचानक उसकी पूरे बॉडी में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई। तभी वानी की नज़र अपनी हालत पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें दहशत से फैल गई। इस वक्त वानी के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक कंबल से ढका हुआ था। अपनी ये हालत देखकर वानी की आंखों में सूखे हुए आंसू एक बार फिर से सैलाब बनकर बहने लगे। कुछ देर यूं ही रोने के बाद वानी ने खुद को संभाला और धीरे धीरे पेट से उठने की कोशिश करने लगी और सीधा वो वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। वानी धीमे धीमे कदमों से उठकर वॉशरूम की तरफ चली। वॉशरूम में आकर उसे एक बड़ा सा बाथटब नजर आया। वानी ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को उस बाथटब में गिरा दिया। उस बाथटब के सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, जिससे हॉट, कूल और ऐसे ही कुछ बटन बने हुए थे। वानी ने हॉट का बटन दबाया और वहाँ से गर्म पानी आने लगा। दरअसल वो बाथटब ऑटोमेटिक था। ये गर्म पानी उसे दर्द भरे जिस्म को बहुत सुकून दे रहा था। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। वानी बाथटब में लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ख्यालों में खो जाती है। वहाँ जहाँ से इन सब मुसीबतों की शुरुआत हुई थी, एक ऐसा वक्त जो वानी को आज इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर चुका था। अब हम लोग ना फ्लैशबैक में चलते हैं कि क्या हुआ था पहले, जो मतलब अभी ये सब हुआ। एक हफ्ते पहले जब उसकी मुसीबतों का ये सिलसिला शुरू हुआ था, वानी के पिता व्योम रॉय, जो अपने हॉस्पिटल जाने के लिए सुबह सुबह निकल रहे थे, अचानक उनके सिर में जोर से दर्द उठा और वह अपना सिर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गए थे। उनके अचानक कुर्सी पर बैठने से पास रखे टेबल से शीशे का जो गुलदस्ता होता है वो गिर कर टूट गया था। उसकी तेज आवाज़ सुनकर किचन में काम कर रही वानी दौड़कर बाहर के आई थी। अचानक अपने पापा को सिर पकड़कर बैठे हुए देखकर वो परेशान हो गई थी। वो अपने पापा को संभालते हुए बोलती है, पापा, पापा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? व्योम रॉय अपने सिर को दबाते हुए वानी से बोलते, बिटिया, हमारा सिर बहुत दर्द हो रहा है, जरा दराज में से दवाई तो दे दे। वानी दौड़ते हुए गई और दराज में से दवाई लाकर अपने पापा को पानी के साथ वह दवाई देते हुए कहने लगी, पापा, कितनी बार कहा है आपसे, एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए ना। हर बार आपके सिर में यह दर्द होना ठीक तो नहीं है। कितने दिनों से आप कह रहे हैं ना कि सिर में दर्द है, लेकिन आप अपना अच्छे से इलाज ही नहीं करवाते। व्योम रॉय जी दवाई खाते हुए वानी से बोलते हैं, कुछ नहीं बेटिया, बस हल्का सा दर्द है। अब इसके लिए टेस्ट क्या करवाना? पास वाले जो डॉक्टर है उनसे कहकर मैं दवाई लेकर आया था। अब देखना कुछ ही देर में मैं सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वानी मुंह बनाते हुए बोलती है, वो डॉक्टर कोई डॉक्टर है? वह तो झोला छाप डॉक्टर है। मैं कुछ नहीं जानती पापा। आपको आज के आज डॉक्टर से चेकअप करवाना ही होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी। ये कहकर वानी नाराज़ होकर बैठ जाती है। अपनी बेटी को यूं मुंह फुलाए हुए देखकर व्योम रॉय ने उसे मनाते हुए बोलते हैं, अच्छा ठीक है मेरी मॉम, मैं आज ही आज अपना टेस्ट करवा लूँगा। अब खुश? ये सुनकर वानी मुस्कुराते हुए बोलती है, ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलूँगी और मेरे सामने ही आप अपना टेस्ट करवाएंगे। ये कहकर वानी भी जल्दी से तैयार हो गई और अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल चली गई। लगभग 2 बजे तक उसके पापा के सारे टेस्ट हो गए।
फानी ने अपने पापा को बाहर बिठाया और खुद अंदर डॉक्टर अंश से बात करने चली गई। बताइए डॉक्टर, मेरे पापा की रिपोर्ट्स में क्या आया है? डॉक्टर अंश, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, व्योम रॉय की रिपोर्ट्स देखते हुए बोलते हैं, मिस वानी, आपके पापा व्योम को सिर ट्यूमर है जिसके लिए ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके पापा सिर्फ 6 महीने के मेहमान हैं। ये सुनते ही वानी सन्न रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्यूमर मेरे पापा को? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? वानी रोते हुए डॉक्टर को बोलती है, और इलाज के लिए कितना खर्चा आ जाएगा? आप जल्द से जल्द मेरे पापा के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर अंश ने नायरा को समझाते हुए कहा, मिस रॉय, आपके पापा के सिर में जो ट्यूमर है वो सिर के एक ऐसे हिस्से में है जहाँ सर्जरी करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसलिए मेरी मानिए तो जो भी वक्त बचा है वो अपने पापा के साथ खर्च कर लीजिए, अच्छे से बिताइए और उनका ऑपरेशन करवाने का ख्याल अपने मन से ही निकाल दीजिए। ये सुनकर वानी बहुत परेशान हो जाती है। वो रोते हुए बोलती है, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ डॉक्टर? मेरे पापा मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे लिए मेरे पापा मेरी दुनिया है। आप बस ये बताइए कितना खर्चा आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने पापा का इलाज करवाने के लिए। अंश ने एक लंबी गहरी सांस ली और वानी से कहा, इसके लिए आपको डॉक्टर वामिका कपूर से मिलना होगा क्योंकि वही आपके पापा का ऑपरेशन कर सकती है और वो इस तरह की मुश्किल सर्जरी के लिए दुनिया भर में फेमस है और उनका ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी 99.99% है। इस वक्त आपके पापा को सिर्फ वामिका कपूर ही बचा सकती है। लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन वह इस देश की नंबर 1 डॉक्टर है और उनका शेड्यूल 2 महीने पहले से बुक करना होता है और उनकी सिर्फ एक सेशन के फीस 25 लाख है और सर्जरी की फीस 40 लाख। आपके पापा के ऑपरेशन के लिए 2 सेशन लगेगी और उसके बाद इस हॉस्पिटल का खर्चा वो तो आप जानते ही हैं। यह एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इस शहर का सबसे बड़ा और महंगा हॉस्पिटल। आपको सारे खर्चे मिलाकर लगभग 2 करोड़ रुपए तक का इंतज़ाम करना होगा, जो जाहिर सी बात है आप अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। इसलिए प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर फानी वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक उसे दरवाजे पर बहुत सारे लोग की चिल्लाने की आवाज़ आती है। सभी लोग चिल्लाते हुए दरवाजे के पास इकट्ठे हो चुके थे। फानी घबराकर बाहर भागी तो देखा कि उसके पापा दरवाजे के बाहर ज़मीन पर बेहोश पड़े हैं। दरअसल व्योम रॉय ने डॉक्टर की सारी बात सुन ली थी और सुनकर उन्हें एक हल्का सा हार्ट अटैक आया था। अपनी बेटी की चिंता में उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था और वह वहीं बेहोश हो गए थे। डॉक्टर अंश ने जल्दी से आसपास के लोगों को साइड किया और व्योम रॉय को हॉस्पिटल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा। कुछ ही देर में उनका चेकअप हुआ। डॉक्टर ने उन्हें चेक करके बताया, हमने इनका चेकअप किया है और कुछ टेस्ट और उनकी रिपोर्ट्स निकाली है, जिससे हमें पता चलता है कि व्योम रॉय जी का दिल भी बहुत कमज़ोर है। उन्हें पेसमेकर की ज़रूरत है, जो कि एक सर्जरी से ही लगाया जाएगा। ये सुनना था कि वानी धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ती है। वो ज़मीन पर बैठकर अपना सिर पीटते हुए खुद से कहने लगी, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अपने पापा को कैसे बचाऊं? एक साथ 2 ऑपरेशन, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? वानी के पास साइड में खड़े डॉक्टर अंश उसे हिम्मत देते हुए बोलते हैं,
ऐसे हिम्मत मत हारिए मिस रॉय, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर वानी ने डॉक्टर अंश की तरफ आंसू भरी निगाहों से देखा। कैसे कैसे ठीक हो जाएगा डॉक्टर? पहले ही पापा ब्रेन सर्जरी के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और अब उनकी हार्ट सर्जरी, वो भी पेसमेकर के साथ। आपको तो पता है ना पेसमेकर कितनी महंगी आती है। इन सभी का खर्चा लगभग 3 करोड़ पड़ेगा। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? वानी अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी। वह बस रोते हुए जमीन पर बैठी हुई थी। डॉक्टर अंश को भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अचानक डॉक्टर अंश ने वानी से कहा, मिस रॉय, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता थोड़ा मुश्किल है। अगर आप चाहें तो ये सुनकर वानी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। वो अंश की तरफ देखते हुए बोलती है, कैसा रास्ता? डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताइए। अपने पापा की जान बचाने के लिए मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ। अंश ने उससे बात बताया। दरअसल मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें अपने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक लड़की की ज़रूरत है, जिसके बदले वो आपको 5 करोड़ दे देंगे। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। ये सुनकर वानी के दिल में एक उम्मीद जगी। वह झट से खड़ी होती है और अंश से बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप उनसे बात कीजिए, मैं तैयार हूँ। अपने पापा को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए मैं रेडी हूँ। ये सुनकर अंश ने वानी से कहा, ठीक है मिस, तो मैं फिर अपने दोस्त से बात करती हूँ, आपको बताती हूँ। अंश अपने केबिन में आती है और वामिका को फ़ोन मिलाती है। उसने वामिका को बताया, तुमने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो गया, अब आगे क्या करना है? ये सुनकर वामिका के चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो उसे मेरे बंगले में भेज दे, मैं अभी वही हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और जिसे समझना बहुत मुश्किल था। डॉक्टर अंश ने वानी को बताया, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है और यह उनका एड्रेस है, आप वहां जाकर उनसे बात कर लीजिए। ये सुनकर वानी उस एड्रेस पर पहुंच गई। आसपास का माहौल और वह आलीशान बंगला देखने के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और जिसे देखकर वानी की आंखें ना बिल्कुल चौंधिया गई थी। वानी धीरे धीरे कदमों से बंगले के अंदर जाने लगी और वहाँ एक गार्ड थे जो बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही तहजीब से, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से पूछा, क्या आपका नाम वानी रॉय है? ये सुनकर वानी ने कांपते हुए लफ्ज़ों में कहा, जी हाँ, मेरा नाम वानी रॉय है। वो गार्ड ने वानी को बताया, डॉक्टर आपको ऊपर ही मिलेंगे, आप चाहिए उनसे मिल लीजिए। वानी सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ गई। ऊपर आकर एक कमरे के बाहर वह खड़ी हो गई। उसके अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी अपने हाथों की उंगलियां को आपस में उलझाए हुए खुद से सोच रही थी कि क्या मैं आज जो करने से आ रही हूँ वो सही है? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? भला ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसके लिए मुझे इतनी बड़ी रकम मिलेगी? कुछ देर अपने आप में ही सोचने के बाद वानी ने खुद को हिम्मत दी, वह तो मुझे अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा ना, चाहे कोई भी कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, मुझे यह सब करना होगा। हाँ वानी, तुझे अंदर जाना चाहिए। ये कहकर वानी ने दरवाजे को खटखटाया। अंदर से बिल्कुल एक रौबदार वॉइस आई, कम इन, और जिसे सुनकर वानी कांपते हुए कदमों से दरवाजे के अंदर आती है। उसकी नज़र सामने बालकनी पर खड़े एक लंबे चौड़े इंसान पे जाता है जो पीछे से बिल्कुल फिट था। वानी ने कांपते हुए लफ्ज़ों से कहा, जी मुझे डॉक्टर अंश ने भेजा है।
वो इंसान बालकनी में खड़ा बाहर की तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर अंश ने भेजे है और तुम्हारा नाम वानी रॉय है। इसके साथ ही वो इंसान पीछे की तरफ घुमा, जिसे देखकर वानी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ? वामिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ, और डॉक्टर अंश ने तुम्हें मेरे पास ही भेजा है। ये सुनकर वानी हैरान होते हुए बोले, तुम्हें किस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी ज़रूरत है? जो भी एक्सपेरिमेंट है मैं तैयार हूँ। वामिका मुस्कुराते हुए बोलती है, पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुन तो लो, कहीं ऐसा ना हो सुनने के बाद तुम अपनी जुबान से मुकर जाओ। ये सुनकर वानी ने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना आसान नहीं है? वामिका मुस्कुराते हुए बताने लगी, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। आज हम स्टोरी यहीं तक रखते हैं। सो बाय बाय ऑल, टेक केयर।